Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. सेकेंड ईयर का बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा और इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर से सिर्फ हमने एक ही टॉपिक करना है जो कि आपके समेटिव है, बाकी तमाम टॉपिक्स जो है वो आपके सिलेबस से एक्सक्लूड किया हुआ है, दैट इज बेसिकली फॉर्मेटिव टॉपिक्स। अगर आप वैसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज पेपर में वो शामिल नहीं होगा। सिर्फ एक ही टॉपिक हमने करना है और वो है पीएच टाइट्रेशन कर्व। इसी टॉपिक को हम आज स्टार्ट करेंगे बेटा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जो है डीप कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर छुपी हुई है, उनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द कर्व, जब भी हम किसी भी कर्व की बात करते हैं ना बेटा, कर्व का मतलब होता है ग्राफ। ठीक है, कर्व का क्या मतलब होता है? कर्व का मतलब होता है ग्राफ को कहते हैं। अब हमने ग्राफिकली एक्सप्लेन करनी है किसी भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सोल्यूशन की अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी सोल्यूशन की एसिड बेस में से, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस which is used to determine the concentration of a solution, किसी भी सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा। और इसमें हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक भी हो सकती है या बेसिक भी हो सकती है। किसी एक की आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है, एसिडिक और बेसिक। इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इज कॉल्ड टाइट्रेशन। इसको हम टाइट्रेशन कहते हैं। अब चूंकि हमारा यहाँ पे एसिड बेस केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है बेटा? अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज टेक्स प्लेस बिटवीन अ न्यूट्रलाइजेशन reaction takes place between acid and base। एसिड और बेस के दरमियान एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा जिसमें एसिड का जो पॉजिटिव है, H पॉजिटिव, उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है बेस का OH। ठीक है, और क्या बना देता है बेटा? वाटर बना देता है। एंड दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा जी, अब इसमें हमने जो टाइट्रेशन करनी है वो एसिड बेस की करनी है। अब टाइट्रेशन की जो, अगर हम थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन को जरा देखें या स्ट्रक्चर को जरा देखें, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बेस यहाँ पे समझाऊंगा आपको। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ना बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, बाकी आपने लेबोरेटरी के अंदर ये चीजें देखी होगी बेटा। लेबोरेटरी के अंदर इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को डिटेल में आपने देखा होगा, बल्कि आपने इसके प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म किए होंगे। तो यहाँ पे असल जो चीज है ना बेटा, टाइट्रेशन के अंदर एक होती है बेटा, मेन जो पार्ट है ना बेटा इसका, वो होती है ब्यूरेट। ठीक है, एक वर्टिकल जो है लॉन्ग ट्यूब होती है, ब्यूरेट होती है बेटा। दूसरा इसके अंदर होती है बेटा कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, और तीसरा हम यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करते हैं, दैट इज नोन एज, यहाँ पे फिनोप्थलीन है, इंडिकेटर हम यूज करेंगे जो कि फिनोप्थलीन होता है, फिनोप्थलीन। ठीक है बेटा, और इसके अलावा बेटा यहाँ पे हमने कुछ और यहाँ पे चीजें देखनी है, जैसे कि जो हमारा ब्यूरेट होगा उसके अंदर क्या चीज होंगे और कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या चीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्लियरली इसको अंडरस्टैंड करें तो कुछ बेसिक टर्म्स इसके अंदर आ जाएगी। उसमें एक टर्म हम इसमें देखेंगे बेटा, दैट इज नोन एज टाइट्रेंट। क्या होती है? टाइट्रेंट। दूसरा यहाँ पे एनालाइट,
ठीक है, ये क्या होती है, ये चीज आपने समझनी है। और तीसरा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जरा देखते हैं कि इसको हम कैसे जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली टाइट्रेशन में क्या होता है बेटा, देखिए हम इस तरह की एक लॉन्ग जो है ब्यूरेट लेते हैं, इस तरह से, ये ब्यूरेट होती है बेटा इस तरह, ठीक है, लॉन्ग ब्यूरेट होती है, यहाँ पे लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है बेटा, बेसिकली ये वर्टिकल हमने रखना होता है। और यहाँ पे ना बेटा बेसिकली स्टॉप कॉक यहाँ पे बेसिकली इस्तेमाल होता है, जो यहाँ से सोल्यूशन को जो है पाउर करने में मदद देती है ड्रॉप वाइज, ठीक है। और इसके नीचे हम एक फ्लास्क रखते हैं, जिसको कहा जाता है कॉनिकल फ्लास्क या सिंपल टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं इसको, ठीक है। टाइट्रेशन फ्लास्क, या इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम टाइट्रेशन फ्लास्क भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कॉनिकल फ्लास्क भी कहते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अगर यहाँ पे लेबल कर दूं तो बेटा दिस इज नोन एज अ ब्यूरेट, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर देखी होगी। और दिस इज नोन एज कॉनिकल फ्लास्क, ये कॉनिकल फ्लास्क होती है, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे किसी भी आपने एसिड और बेस में से किसी एक सोल्यूशन को, फॉर एग्जांपल देखिए आपने एक चीज याद रखनी है, जिसकी हमने जो नॉन मोलैरिटी है या जिसकी कंसंट्रेशन का हमें पता हो, उसको हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे ब्यूरेट के अंदर उसको हम जो है पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक जो है सोल्यूशन है एसिड और बेस में से, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने इसको फिल करना होता है, ठीक है, इस तरह से फिल करना है इसको हमने। और यहाँ पे बेसिकली लेवल्स होती है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो जाती है बेटा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.000 से स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो यहाँ तक इसकी एक लेंथ होती है, और हर जो है पॉइंट को यहाँ पे लेबल किया होता है। और याद रखिएगा बेटा, जिस सोल्यूशन को हम ब्यूरेट के अंदर लेंगे ना बेटा, उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट। टाइट्रेंट आर बेसिकली वो सोल्यूशन होती है जिसकी मोलैरिटी हमें या जिसकी कंसंट्रेशन नाउन होती है। नाउन कंसंट्रेशन को हम कहां पे रखते हैं? नाउन कंसंट्रेशन को हम ब्यूरेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। और जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिस सोल्यूशन को हम रखेंगे ना बेटा, जिस सोल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम रखेंगे, उसको हम एनालाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एनालाइट, ठीक है बेटा, दिस इज द एनालाइट। एंड रिमेंबर दैट एनालाइट की कंसंट्रेशन हमें अननोन होती है, ठीक है, अननोन कंसंट्रेशन होती है, इसकी अननोन होती है नॉर्मली ना टाइट्रेशन। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेटा, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर जो है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हमने क्या करना होता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हमने इसके अंदर इंडिकेटर को यहाँ पे प्लेस करनी होती है। ये इस तरह की हम क्या कर लेते हैं बेटा, नॉर्मली आपने देखा होगा ड्रॉपर होती है, और इस ड्रॉपर की मदद से हम क्या करेंगे बेटा, फॉर एग्जांपल ये एक ड्रॉपर है जिसके अंदर फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है, ठीक है। अब आपने इसके 1 या 2 ड्रॉप आपने इसके अंदर डालना होता है, ठीक है, 1 या 2 ड्रॉप आपने इसके अंदर डालना है। और इसको जो ही आप इंडिकेटर को डालेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे आपने याद रखनी है, जो फिनोल्फथालीन होती है ना बेटा, फिनोल्फथालीन एसिड बेस इंडिकेटर होती है बेटा, और ये याद रखिएगा दिस वुड गिव, एसिड में ये कलरलेस होता है बेटा, कलरलेस एसिड में, और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर का होता है, ये आपने देखा होगा पिंक कलर आता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो टाइट्रेशन से रिलेटेड है बेटा, आपने इसको याद रखनी है। अच्छा जी, इसमें एक और चीज भी है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा, इसमें होता ये है कि जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं ना बेटा, तो ड्रॉप वाइज हमने क्या करना होता है, ब्यूरेट से हमारा जो सोल्यूशन है उसको हमने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने ऐड करते जाना है, उसको हमने ड्रॉप वाइज गिराते जाना है। अब एक वक्त ऐसा आएगा बेटा जिसमें मिसाल के तौर पर एक एसिड और दूसरा बेस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, ठीक है बेटा, ये बराबर हो जाता है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
बेस, मतलब बेस और एसिड के नंबर ऑफ मोल्स जब आपस में बराबर हो जाते हैं ना बेटा, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। और याद रखिएगा दिस इक्विवेलेंस पॉइंट ये मे बी pH इज इक्वल टू 7 भी हो सकती है बेटा, ये 7 भी हो सकती है, और इट मे नॉट बी इक्वल टू 7। जरूरी नहीं है कि ये 7 के बराबर ही आए इक्विवेलेंस पॉइंट, ये 7 के बराबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। अगर तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वहां पे हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट pH इज इक्वल टू 7 पे आता है, pH 7 पे इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। लेकिन अगर वो कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो उस केस में ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट है ये थोड़ा सा 7 से या तो ज्यादा आता है या 7 से कम आ जाता है, ठीक है, लेकिन 7 के बराबर इसमें नहीं आता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखनी है। अब हम जरा डिफाइन करते हैं व्हाट इज pH टाइट्रेशन कर्व। pH टाइट्रेशन कर्व को, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन pH, ये कहां पर रखेंगे बेटा, y एक्सिस के ऊपर, एंड the volume of titrant on कहां पे बेटा, x axis is called pH titration curve। इसको हम क्या कहते हैं, pH टाइट्रेशन कर्व। आपके सिलेबस के मुताबिक बेटा हम यहाँ पे 4 डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे। वी हैव 4 डिफरेंट केसेस, ठीक है, हम यहाँ पे 4 डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे बेटा। इसमें जो पहला होगा हमारा, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस pH टाइट्रेशन कर्व। तो जो हमारा पहला केस है बेटा, दैट इज नोन एज क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व, ये हमारा जो पहला केस है बेटा, इसमें दोनों हमारा एसिड और बेस दोनों क्या होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास 2 पॉसिबल ग्राफ बन सकती है बेटा, ठीक है, 2 पॉसिबल ग्राफ बनती है। एक ग्राफ जिसमें बेटा हम टाइट्रेंट बेस को लेंगे और जो हमारा एनालाइट होगा वो एसिड को लेंगे, और दूसरे ग्राफ के अंदर हम इसी का रिवर्स कर लेंगे। क्या होगा बेटा, अगर हम जो टाइट्रेंट है उसको एसिड ले लें और जो हमारा एनालाइट होगा अगर हम उसको बेस ले लें, तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या आता है, ग्राफ आता है। देखो दोनों ग्राफ एक दूसरे का बिल्कुल उलट होगा। हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे बेटा, जो यहाँ पे हम जिस स्टडी करेंगे उसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि आपके बुक के मुताबिक हम इसी बात को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे जो टाइट्रेंट है ना हमारा, वो लेंगे हम यहाँ पे बेस को, ठीक है, और जो एनालाइट होगा वो हम किसको लेंगे, एसिड को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखनी है कि मैं सपोज करता हूं कि टाइट्रेंट हमारा क्या है बेटा, टाइट्रेंट इज बेस और एनालाइट इज क्या है बेटा, एसिड, ठीक है। हमने इसकी pH टाइट्रेशन कर्व यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा आपने याद रखनी है, हमने क्या करना है बेटा, एड अ बेस, ठीक है बेटा, हमने बेस को ऐड करनी है बेटा फ्रॉम ब्यूरेट इनटू, अब बेस हमारे यहाँ पे क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, फ्रॉम ब्यूरेट इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क containing
कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैं इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा। देखिए हमने यहाँ पे जो टाइट्रेन लिया था ना बेटा, वो टाइट्रेन हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है स्ट्रॉन्ग बेस को लिया है, ठीक है। और जो एनालाइड हमने लिया है बेटा यहाँ पे, दिस एनालाइड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब हम यहाँ पे यहाँ पे हमने एसिड और बेस को लिया है बेटा। एक हमने एनालाइड के तौर पे लिया, दूसरा हमने टाइट्रेन के तौर पे लिया। अब इसके अंदर से कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोगों ने इसमें याद रखनी है, ठीक है। मैं हेडिंग बना रहा हूं बेटा, यहाँ पे पहला हेडिंग में बनाता हूं स्टेजेस ऑन पीएच टाइट्रेशन कर्व। जो पीएच टाइट्रेशन कर्व में डिफरेंट स्टेजेस आएंगे, ठीक है, अपीयर होंगे, वो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं बेटा, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे ना बेटा ग्राफ को साथ पहले बना लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको इसके स्टेजेस भी साथ साथ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा, इसके बाद इसी स्टेजेस को मैं इसके नीचे लिखूंगा, ठीक है, जो ग्राफ होगा इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारा y एक्सिस है और दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। आपने y एक्सिस के ऊपर क्या लेनी है बेटा, y एक्सिस के ऊपर आपने pH को रखनी है, ठीक है। और x एक्सिस के ऊपर आपने क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है, इन सेंटीमीटर क्यूब। आपने इसको सेंटीमीटर क्यूब में रखनी है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्केल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे pH 0 है बेटा, यहाँ पे हम करते हैं pH 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे हम कर लेते हैं 8, 10, 12 और यहाँ पे हम करते हैं 14। अब चूंकि हमारा जो एसिड है ना बेटा और जो बेस है दोनों स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो इस केस में बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, जो हमारा पीएच होगा, बेस का पीएच हम यहाँ पे रखेंगे 13 to 14, ठीक है। पीएच कितना रखेंगे बेटा, 13 to 14 रखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होता है। और एसिड के लिए हम क्या रखेंगे बेटा, पीएच एसिड के लिए हम रखेंगे ये अबाउट 1 से 2 तक, ठीक है, 1 to 2 तक, ठीक है। ये चलो हम पीएच को रख लेते हैं, ठीक है। अब आप HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस हिसाब से आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करनी है। उसमें पहला पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बेटा कि अब हम यहाँ पे इनिशियल पीएच को लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम इनिशियल पीएच को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा इनिशियल पीएच है बेटा, दिस इज द इनिशियल पीएच। और यहाँ पे जाके हमारा फाइनल पीएच होगा, ये फाइनल पीएच होगा बेटा, ठीक है। और जो इक्विवेलेंस पॉइंट है इस केस में वो 7 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसको अगर हम साथ में लेबल भी करें तो दिस इज नाउन एज इनिशियल पीएच, ये हमारा फाइनल पीएच होगा बेटा, यहां पे लिख लीजिएगा फाइनल पीएच, ठीक है। और हियर इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा जी, अब हम डिफरेंट स्टेजेस को यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले इनिशियल पीएच में क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे, मैं इसको हेडिंग बना लेता हूँ बेटा, इनिशियल पीएच। अब इनिशियल पीएच का क्या मतलब है, इनिशियल पीएच का मतलब है कि आपने अभी बेस ऐड नहीं किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनिशियल पीएच का मतलब क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे बिफोर एडिंग बेस। तो पीएच क्या होगा बेटा, पीएच हमारा किस में रहेगा, ये हमारा पीएच जो है वो एसिडिक रीजन में रहेगा, एसिडिक रीजन इसमें रहेगा। अगर आप इसमें लेबल करना चाहे तो ये होगा बेटा एसिडिक रीजन,
और दिस इज द बेसिक या अल्केलाइन, ठीक है, क्योंकि हमने अल्केलाइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस को अल्कली, आपकी बुक को हमने अल्कली भी लिखा हुआ है, तो आप कोई अल्कली भी कह सकते हैं या सिंपल बेसिक रीजन भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अल्कलाइन या बेसिक रीजन, आपकी मर्जी है बेटा, अल्कलाइन लिखना चाहे तो अल्कलाइन लिख लें, या बेसिक रीजन लिखना चाहे तो आप यहाँ पे बेसिक रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इनिशियल पीएच में मतलब क्या है बेटा, हमारा जो पीएच होगा वो कहाँ पे होगा बेटा, एसिडिक रीजन में होगा, और ये यहाँ पे होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, बेसिकली ये ग्राफ है, ये इसका जो हमारा यू कैन से कर्व है वो यहाँ पे होगा लाइन, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि पीएच एसिडिक रीजन में रखने का मतलब हमने कहा था कि यहाँ पे जो पीएच होगा वो 1 से लेकर 2 तक के होंगे, दरमियान होंगे। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 2 के दरमियान, हम यहाँ 1 या 2 या यहाँ पे हमने पीएच रेंज को रखनी है। इसके बाद क्या होंगे बेटा, अब हम यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे हम बना लेते हैं, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले क्या मतलब है इसका, हमने क्या किया है बेटा, हमने स्मॉल अमाउंट में हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे हमने बेस ऐड कर दिया। इसका मतलब है हमने कुछ बेस को जो है यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडिड। अब होगा क्या बेटा, देखिए जब यहां से बेस आना शुरू हो जाएगा ड्रॉप वाइज, ठीक है, ड्रॉप वाइज बेस आना शुरू होगा, तो जाहिर बात है बेटा बेस से क्या चीज आ रही है, बेस से आ रही है OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब होगा ये कि जो OH नेगेटिव बेस से आ रही है उसको न्यूट्रलाइज करेगा जो H पॉजिटिव होंगे सॉल्यूशन के अंदर, और ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। मतलब जितने भी OH ऐड हो रही है उस OH को ये H क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर देगा। एज ए रिजल्ट हमारा जो पीएच है वो अभी भी किस में रहेगा बेटा, वो इसी यू कैन से हमारे इसी जो है एसिडिक रीजन में रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे जो जाहिर बात है बेटा H आयंस अब यहाँ पे कंज्यूम होना शुरू हो गया है। H आयन जाहिर बात OH ऊपर से आ रहा है, मिसाल के तौर पर 5 OH आ रहे हैं तो नीचे से 5 H पॉजिटिव क्या हो रहा है, उसमें यूटिलाइज हो रही है। 10 आ रहा है तो 10 यूटिलाइज हो रही है। तो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेजुअली ठीक है, पीएच जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, नंबर 3 जो पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 8 इक्विवेलेंस पॉइंट, 8 इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, जो ही इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा ना बेटा, इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन आयंस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मौजूद थे उन आयंस के बराबर क्या आ गया, OH आ गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये एकदम से स्टीप ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्टीप, यहाँ पे एकदम से यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ही आएगा ये वो पॉइंट होगा बेटा जिसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे बेटा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे यहां पे हम कह सकते हैं कि यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस हाइड्रोजन आयंस become equal to number of moles of OH ions, ठीक है, OH ions के बराबर हो जाएगी। हम एज्यूम करते हैं आपकी बुक के मुताबिक यहाँ पे जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ रही है वो तकरीबन, चला हम सपोज कर लेते हैं, वो आ रही है किस पे बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ ट्राइट्रिन दैट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे जाके हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ रही है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो हमारा पीएच हो जाएगा वो हो जाएगा 7,
पीएच किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पीएच इज इक्वल टू 7 के बराबर हो गया, यहाँ पे 7 के बराबर पीएच आ गया। अब क्या होगा बेटा, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट इज आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट अच्छा जी, अब जब इक्विवेलेंस पॉइंट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, जाहिर बात है, मोर बेस या मोर ओएच, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएंगे बेटा, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एडिंग मोर OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। मजीद हम क्या करेंगे बेटा, OH नेगेटिव आयंस यहां पे ऐड करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लिख लेता हूं बेटा, यहां पे इस जगह पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, जब हम मजीद ऐड करेंगे OH आयंस, तो जो हमारा पीएच है ना बेटा, वो एकदम से क्या हो जाएंगे, शार्पली इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा बेटा, शार्पली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे, और यहां से फिर हमारे बेसिक रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अल्कलाइन रीजन में यहां से आ जाएगा, दिस वुड बी एट अल्कलाइन रीजन। और अब यहां पे हम कह सकते हैं कि जो है पीएच इंक्रीज, क्या हो जाएंगे बेटा, पीएच इंक्रीज वेरी शार्पली या स्टीपली कह सकते, शार्पली ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जब ये इंक्रीज हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज होने के बाद शार्पली एंड अप्रोच टू द अल्कलाइन या बेसिक रीजन, ठीक है, अल्कलाइन या बेसिक रीजन। तो ये एकदम से अल्कलाइन या बेसिक रीजन में चला जाएगा। तो ये आपने कुछ 4 हेडिंग्स के अंदर ये पॉइंट्स लिखनी है और ये आपने ग्राफ बनानी है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा पहला जो केस था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ को भी आपको बना दिया बेटा, और साथ में मैंने यहाँ पे इनके पॉइंट्स भी मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आपने और याद रखनी है, जो मैं यहाँ पे मेंशन भी करूंगा। देखिए, जब हमारा ये जो कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर क्या है बेटा, एसिड है ना, तो हमने एसिड के अंदर क्या डाला हुआ, फिनोल्फथलीन। तो शुरू में इसका जो कलर है ना बेटा, वो कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस होगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि पहले कलरलेस था बेटा, ठीक है ना। अब ये कलरलेस से किस में जाएगा बेटा, जाहिर बात है इक्विवेलेंस पॉइंट को जब ये क्रॉस करेगा, ये बेसिकली होता कब है बेटा, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो सॉल्यूशन का जो कलर है, सॉल्यूशन बिकम क्या हो जाएंगे बेटा, पिंक कलर, ठीक है। इसका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। वजह क्या है, वजह ये है क्योंकि जितने भी H आयंस थे वो उसको यूटिलाइज हो चुका है। अब जो ऐड हो रहा है उसकी वजह से OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। तो OH आयन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक हो जाएगी। जब सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा तो इस बेसिक रीजन के अंदर या अल्कलाइन रीजन के अंदर जो सोल्यूशन का कलर आएगा वो क्या आएगा, पिंक कलर आता है, ठीक है। तो यहां से फिर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो फाइंड करने के लिए हम रीडिंग को नोट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद रीडिंग नोट करने के बाद फाइनली हम उसकी जो वॉल्यूम है उसको फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, m1v1/n1 = m2v2/n2 फॉर्मूला लगा के हम वहां से क्या निकालते हैं, मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोलैरिटी तो नहीं निकाली, हमने यहाँ पे ग्राफ को स्टडी करनी थी, पीएच टाइट्रेशन कर्व को, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब इसका उलट, अब मैं यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता देता हूँ बेटा कि अगर यही हमारा क्या हो, यही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अगर हमारा अब टाइट्रेंट एसिड हो, ठीक है, और जो हमारा एनालाइड है वो बेस हो, तो इसी ग्राफ का रिवर्स बनेगा, इसका उलट बनेगा, ठीक है। अब उसके लिए फिर ये ग्राफ तो आपने यही बनाना है, ठीक है।
अब ग्राफ में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बेटा, लेकिन मैं इसको दोबारा यहाँ पे नहीं लिखूंगा। आपने क्या करना है बेटा, सिंपल क्या करना है, अब जो है यहाँ पे फाइनल पीएच लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आपने इनिशियल पीएच लिखनी है और इनिशियल पीएच की जगह पे फाइनल पीएच लिखनी है। ठीक है, ये किसके लिए होगा बेटा, इफ यूवर सोल्यूशन या यूवर टाइट्रेंट इज क्या हो बेटा, एसिड। अगर आपका टाइट्रेंट एसिड हो और एनालाइड बेस हो तो फिर इस ग्राफ का उलट आएगा। तो वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी, देखो इनिशियल पीएच यहां से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और एकदम से यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे आएगा और इसके बाद फिर यहाँ से एसिडिक रीजन में आएगा, तो इसका उलट बन जाता है ग्राफ। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है कि टाइट्रेंट और एनालाइड के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो कर्व है उसका जो शेप है वो कैसे बनेगा। इस तरह की शेप जो है वो कर्व आपके पास तब बनेगी जब आपका एनालाइड क्या हो, एसिड, और ऊपर से कब बनेगा, जब आपका एनालाइड क्या हो बेटा, बेस हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। तो ये थोड़ा सा उलट है, बाकी सारे पॉइंट सेम है। अब जैसे कि अगर आपने यहाँ पे क्या किया बेटा, अगर हमने यहाँ पे जो एनालाइड है उसको हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ, फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ यहाँ पे एनालाइड इज अ बेस, उस केस में क्या हो जाएगा, इनिशियल पीएच क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे 1 से 2 के जगह पे हम लिखेंगे इनिशियल पीएच 13 to 14, और यहाँ पे एसिडिक रीजन की जगह पे क्या लिखेंगे, बेसिक रीजन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस की जगह पे एसिड इज एडेड। ठीक है, और यही रिएक्शन दोबारा लिख लीजिएगा, और ग्रेजुअली पीएच इंक्रीज की जगह पे ग्रेजुअली पीएच डिक्रीज लिखना है आपने। ठीक है, और इसके बाद एक इक्विवेलेंस पॉइंट, यहाँ पे बिल्कुल सेम इक्विवेलेंस पॉइंट वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, और यहाँ पे पीएच अगेन 7 के बराबर होगा। इसके बाद आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट हमने क्या करना है, एडिंग मोर, देखो OH की जगह पे H पॉजिटिव मतलब एसिड ऐड करना है मजीद, तो पीएच यहाँ पे इंक्रीज की जगह पे क्या हो जाएगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगा, एंड अप्रोचेस टू द एसिडिक रीजन, या यहाँ पे हमने बेसिक, यहाँ पे बेसिक रीजन लिखा हुआ था ना, या अल्कलाइन रीजन लिखा हुआ था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एसिडिक रीजन लिखेंगे। और आगे लिखना है कि जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट द कलर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पिंक कलर से कलरलेस हो जाएगा। अब पहले इसमें क्या हो रहा था, कलरलेस से पिंक हो रहा था, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर से कलरलेस हो जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली इसी ग्राफ का उलट है। तो ठीक है, आई होप सो मैं इसको दोबारा तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। इसी को रिवर्स आप एक दफा प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। इससे अगला जो केस है, 4 केसेस हमने पढ़नी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमने पढ़ लिया। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम स्ट्रॉन्ग वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का पढ़ेंगे, फिर वीक बेस और वीक एसिड का पढ़ेंगे। तो 4 केसेस हम पढ़ेंगे। तो उनमें इसका अगर आप रिवर्स ग्राफ बनाते साथ जाए तो उसका टोटल 8 जो है पीएच टाइट्रेशन कर्व बनेगा। तो मैं 4 तो मैं बना लूंगा और बाकी जो 4 है वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर था बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल लेक्चर था बेटा, इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।